ये इसको यहाँ से एडिट करके इसको हो गया, ठीक है। हो गया है। आप भेजते हैं लिंक से, ठीक। हेलो, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। तो थोड़ा शेयर कर दे रहे हैं। सभी कोई अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ज्वाइन हो जाइए सब जल्दी से। सभी कोई अपना अपना नाम लिख दीजिए जो जो ज्वाइन हो रहे हैं। मोनिका राज, अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए जल्दी से। जल्दी से अपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है, बता दीजिए।
आवाज अब आ रहा है? सभी कोई देखो, आवाज आ रहा है? वीडियो ऑडियो दोनों। आवाज आ रहा है ना? वो थोड़ा माइक बंद हो गया था, माइक चेंज कर लिया। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम कुछ कुछ बता चुके हैं, लेकिन फिर से आज हम शुरू से बता रहे हैं कुछ कुछ। तो स्टार्ट करते हैं राष्ट्रवाद से। किससे? राष्ट्रवाद से। कि राष्ट्रवाद क्या है। अभी भी आवाज नहीं आ रहा है? अब तो आवाज आता होगा। चलिए, आवाज अब आ रहा है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थे राष्ट्रवाद पे, कहाँ थे? राष्ट्रवाद पे। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र मतलब देश, अपने देश के प्रति प्रेम का भावना होना। अपने देश के प्रति प्रेम का भावना होना, स्नेह होना, अपने देश के प्रति लगाव होना, अपने देश के प्रति प्रेम होना, अपने देश के प्रति स्नेह होना, अपने देश के प्रति लगाव होना, अपने देश के प्रति गर्व होना। ये सभी क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। हम लोग थोड़ा फास्ट में बढ़ेंगे क्योंकि ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो कुछ का मैसेज आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। ये राष्ट्रवाद का परिभाषा कौन दिए थे? अर्नस्ट रैनन। कौन दिए थे? अर्नस्ट रैनन। अर्नस्ट रेनन नामक व्यक्ति बताए थे कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति, कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति गर्व की भावना को रखता है, अपने देश के प्रति लगाव है, अपने देश से स्नेह है, अपने देश से प्रेम करता है, तो वो सभी राष्ट्रवाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रवाद कहलाएगा। हम लोग ये समझ गए हैं राष्ट्रवाद क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। फ्रांस की क्रांति से ही मुख्य रूप से राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तो राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस की क्रांति से कैसे हुआ था, तो इसके बारे में समझेंगे। 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति। उस समय लुई चौदहवा वहां के शासक थे। कौन थे? लुई चौदहवा। 1789 से पहले जिस समय ये क्रांति हुआ था उसमें 16वां थे। कौन थे?
16वां, लेकिन उससे थोड़ा पहले का बात कर रहे हैं। तो फ्रांस की क्रांति से कुछ दिन पहले लुई 14वां वहां के मंत्री थे। कौन थे? मंत्री यानी शासक थे। कौन थे? शासक। ये अयोग्य शासक थे। कैसे थे? अयोग्य शासक। अयोग्य उनको बोला जाता है जो उस पद के योग्य नहीं है, जो उस पर रहकर सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं और उस पद के लायक नहीं है, उसको बोला जाता है अयोग्य। क्या बोला जाता है? अयोग्य। तो लुई 14वां जो थे, ये एक शासक थे, लेकिन कैसे शासक थे? अयोग्य शासक थे। साथ ही साथ ये निरंकुश निरंकुश तानाशाही शासन चलाते थे। निरंकुश तानाशाही शासन चलाते थे और इनका एक फेमस कथन था। क्या था? कथन था कि मैं ही राज्य हूँ। ये बताते थे कि मैं ही राज्य हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ, यानी मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा शब्द ही कानून है, यानी जो हम बोल दिए हैं वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मैं ही राज्य हूँ, यानी कि शासक अपने बारे में बता रहा है कि मैं ही राज्य हूँ और मैं जो बोला हूँ, मेरा बोला हुआ शब्द ही कानून है। मेरा बोला गया शब्द ही कानून है। ही कानून है। ये कौन बोलते थे? लुई 14वां। कौन बोलते थे? लुई 14वां। इसके बाद यहाँ के शासक बने, फ्रांस के शासक बने लुई 16वां। कौन बने? लुई 16वां। ये भी अयोग्य शासक थे। ये भी अयोग्य शासक थे। आज हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि ये सबका लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, इसीलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। लुई 16वां ये भी एक अयोग्य शासक थे। ये भी अपना भोग विलास का जिंदगी जीना चाहते थे। लोग क्या कर तो हम लोग कहाँ थे? लुई 16वां ये एक अयोग्य शासक थे। ये भी अपने मतलब जिंदगी जो है भोग विलास में ही व्यतीत करते थे। ये भी तानाशाही राजतंत्र चलाते थे। राजतंत्र ही तानाशाही होता है तो खैर क्या बोले, राजतंत्र है तो तानाशाही होगा। तो लुई 16वां भी तानाशाही शासन चलाते थे। इनके समय में, लुई 16वां के समय में, जो उस समय के उदारवादी व्यक्ति थे, उदारवादी व्यक्ति, उदारवादी किनको बोला जाता है? तो वो ऐसे व्यक्ति जो समाज के हित के बारे में सोचता है, जो सिर्फ अपना परवाह नहीं करता है कि मेरे लिए ये अच्छा होगा, खराब होगा, जो पूरा संपूर्ण समाज को लेकर के चलता है, वैसे व्यक्ति को बोलते हैं उदारवादी या सुधारवादी व्यक्ति, या सुधारवादी व्यक्ति, सुधारवादी व्यक्ति। इन व्यक्तियों के द्वारा 1789 ईस्वी में था, 1789 कहाँ गया, 1789 ईस्वी में लुई 16वां का विरोध किया गया और इनके विरोध में बहुत सा आंदोलन हुआ। बहुत सा आंदोलन करने का मतलब अनेक जगह, फ्रांस का अलग अलग प्रांत था, जितने भी उस समय व्यक्ति थे, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे इंडिया में कोई कोई राजा जैसे यहाँ शासन व्यवस्था पहले से चला रहा है, हम लोग पहले राजा को मार दिए, यहाँ से भगा दिए, उसके बाद हम लोग खुद मिलकर समाज को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, बेहतर ढंग से चला रहे हैं। तो वही होता है कि जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, लुई 16वां को यहाँ से भगा दिया गया और उसको फांसी की सजा दे दी गई। उसके बाद वहाँ के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, उनके द्वारा यहाँ का विधि व्यवस्था चलता था। उनके द्वारा विधि व्यवस्था चलता था। आप लोग पहले बताइए, यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया है?
आप लोग कमेंट कीजिए, यहाँ तक सही आ गया है, यहाँ तक समझ आ गया तो। वीडियो बहुत स्लो चल रहा है क्या? अभी तक रिप्लाई नहीं आया आप लोगों का। यहाँ तक समझ आया जहाँ तक समझा दिए हैं। ये बस उसका रिवीजन चल रहा है, जो सब अभी तक लेक्चर अपलोड हो चुका है। हाय अनमोल। देखिए, जब फ्रांस पे लुई 16वां के बाद, यानी लुई 16वां को जब फांसी दे दिया गया, उसके बाद यहाँ पर सभी व्यक्ति अपना अधिकार कर रहे थे, यानी जो उस समय के बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति के द्वारा बुद्धिजीवी व्यक्तियों के द्वारा शासन व्यवस्था चल रहा था सही से। तो इसी समय सब नाम सुने थे नेपोलियन का। किसका नाम सुने थे? नेपोलियन का। नेपोलियन जो था इस समय तक लगभग 40 देश को जीत चुका था, या आप बोल सकते हैं 40 युद्ध को जीत चुका था। नेपोलियन इस समय तक 40 युद्ध को जीत चुका था। इन सब में फ्रांस की जितनी भी जनता थी, उन सब में एक आशा थी नेपोलियन के प्रति कि नेपोलियन अगर आएगा तो वो कुछ अच्छा करेगा। तो सभी ने इनवाइट किया नेपोलियन को, और नेपोलियन यहाँ पे आए। 1799 ईस्वी में नेपोलियन आए थे फ्रांस। कहाँ आए थे? फ्रांस। ये जब फ्रांस में आए थे, फ्रांस पे ये अपना नेपोलियन कोड लागू किया। नेपोलियन कोड। क्या चीज लागू की? नेपोलियन कोड। नेपोलियन कोड, या बोल सकते हैं इसको नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता। ये क्या था? तो नेपोलियन द्वारा जो विधि व्यवस्था उस समय बनाई गई थी, जैसे आयात निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा, आयात निर्यात पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स फ्री कर दिया। जन्मजात अधिकार सभी का जमीन पर नहीं होगा, ठीक ना। सिर्फ बड़े भाई का ही सिर्फ सब कुछ अधिकार नहीं होगा, बड़े भाई का। पहले ये होता था, सुनते होंगे आप लोग, बड़े भाई का सब कुछ अधिकार है, पूरा प्रॉपर्टी को अपने नाम रख सकता था, लेकिन वो विधि व्यवस्था को खत्म कर दिया, बड़े भाई का अधिकार सीमित कर दिया। अधिकार सीमित। लोगों को मत देने का अधिकार दिया। मत मतलब वोट देने का अधिकार दिया। जो पहले विधि व्यवस्था नहीं चलती थी, जो सब पहले विधि व्यवस्था नहीं चलती थी, वो सभी विधि व्यवस्था नेपोलियन के द्वारा चलाया जाता था। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। तो नेपोलियन यहाँ आए, नेपोलियन बहुत दिन तक यहाँ अपना शासन व्यवस्था को चलाए रखे। लेकिन ये जो व्यवस्था, शासन व्यवस्था चल रही थी, ये यूरोप के कुछ कंट्री को अच्छे नहीं लगते थे। तो कौन कौन कंट्री को अच्छे नहीं लगते थे? सबसे पहला ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा, ये इटली, सॉरी जर्मनी का ये भाग, ये सभी को अच्छा नहीं लगता था कि नेपोलियन जो है, नेपोलियन ये यहाँ पर अच्छी विधि व्यवस्था को चला रहे थे, अच्छे नियम कानून को चला रहे थे। इन्होंने, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा, इन्होंने नेपोलियन को धमकी दी थी, नेपोलियन को मारने की धमकी दी थी। तो नेपोलियन इससे डर गए थे। तो समझ लीजिए, जैसे ये बहुत बड़ा शक्तिशाली शक्तिशाली देश है,
नेपोलियन को धमकी दिया, ये डर गया, ये डर से अपने राज्य मतलब कहाँ? फ्रांस में। ये फ्रांस में सैनिक का स्थापना करने लगे, यानी सैनिक का निर्माण करने लगे। किसका निर्माण? सैनिक का निर्माण। तो सैनिक का निर्माण करेंगे कहाँ से? है फ्रांस में, विलायत से लाएंगे कुछ चीज? नहीं ना लाएंगे, तो फ्रांस से लाएंगे। फ्रांस के ही आदमी को कोई आदमी अपना इच्छुक से यानी अपना इच्छा से बनना चाहता था, कोई व्यक्ति को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सैनिक बनाते थे। तो सैनिक बनेगा कोई तो मरेगा, ठीक ना? कहीं सैनिक इसीलिए बनाया जाता है ताकि उसका जीवन का सत्यानाश कर दिया जाए, ठीक नहीं? तो उस समय सब सैनिक बनने से डरते थे। उसमें जितने भी व्यक्ति थे फ्रांस के, सब सैनिक बनने से डरते थे। और जबरदस्ती जो सैनिक बनाया गया था, वो सभी नेपोलियन से अब क्रुद्ध हो गए कि नहीं, नेपोलियन अच्छा नीति नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। और सभी जितना भी उस समय की जनता थी, सभी को नेपोलियन के प्रति, फ्रांस की जनता को फ्रांस की जनता को नेपोलियन के प्रति नाराजगी व्यक्त करने लगी। नेपोलियन के प्रति नाराजगी। पहले तो ये खुश था कि हाँ नेपोलियन है, अच्छा काम कर रहा है, ये वो, लेकिन फिर नेपोलियन भी धीरे धीरे अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये धीरे धीरे निरंकुश होते गया। कैसा होते गया? निरंकुश होते गया। तो 1815 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, 15 में हो गया था, 1814 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, प्रसा और नेपोलियन के बीच युद्ध हुआ था। उसको बोलते हैं वाटरलू का युद्ध। क्या बोलते हैं? वाटरलू का युद्ध। इस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई, नेपोलियन हार गया। और फिर से 1815 ईस्वी से फ्रांस पर किसका सत्ता स्थापित रहा? राजतंत्र का। किसका? राजतंत्र का। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, सिस्टम लैग कर रहा है क्या? इसीलिए इतना ज्वाइन हुए हैं। हैं? सभी को इस शिव के भक्त बन गए। चलिए, आप लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे ढंग से महाशिवरात्रि पर्व को मनाइए। और आज का क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि आज शायद सभी शिवरात्रि में ही बिजी हैं। तो हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं, कल इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग बैक में नहीं जाएंगे, ठीक ना? अब जब भी पढ़ेंगे तो इससे आगे ही पढ़ेंगे। अगर आपका वीडियो अपलोड होता है लेक्चर, तो वो भी इससे आगे ही होगा। आप लोग को घबराना नहीं है। और अब से डेली 7 AM, सॉरी 7 PM डेली 10th का क्लास चलेगा। 7 बजे से 10th का क्लास और 8 बजे से 9th का क्लास। नाइन्थ का जो पढ़ाई हो रहा है वो अभी बायोलॉजी हो रहा है, और 10th का हिस्ट्री। आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस सेशन को, ताकि सभी को इसका लाभ उठा सके।